देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीटें हासिल करने के लिए मौजूदा सीटें बरकरार रखने के अलावा दक्षिण और पूर्व में भी अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए पार्टी की नजरें तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर है। पूर्व की अगर बात करें तो पार्टी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रही है। दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ करके केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में बीजेपी की कोई सीट नहीं है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण राज्यों में बड़ी सभाओं को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी का लक्ष्य अब की बार 400 पार वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारों में ही बता चुके हैं कि इस बार 2019 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। साल 2019 के आंकड़ों पर नजर भी डालेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि दक्षिण भारत में 5 राज्यों और 2 यूटी छोड़ करके लोकसभा की 131 सीटें हैं। बीजेपी पिछली बार तमिलनाडु में शून्य पर रही, जबकि जयललिता की पार्टी एआईडीएमके से गठबंधन था। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश अब की बार तमिलनाडु से खाता खोलने की है। वैसे ही केरल में भी पिछली बार बीजेपी शून्य पर ही ठहर गई, जहां इस बार एक तो धार्मिक आस्था और दूसरे आरएसएस की पैठ के आधार पर बीजेपी अपने लिए संभावनाओं का दरवाजा इस वक्त खटखटा रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी शून्य है, लेकिन वहां भी जगन सरकार की नाकामियों और मोदी की कामयाबियों से ही उसे उम्मीद है। लक्षद्वीप में भी पार्टी 0 पर है, लेकिन वहां जो बाजी खेलनी थी प्रधानमंत्री पहले ही खेल चुके हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने पिछली बार जरूर शानदार प्रदर्शन किया था और 28 में से 25 सीटें जीती, लेकिन इस बार दिक्कत यह है कि वहां कांग्रेस शानदार तरीके से जीत चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने देवगौड़ा की जेडीएस के गठबंधन कर लिया है और पिछले दिनों ही देवगौड़ा परिवार से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी। तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और बीआरएस दोनों को कांग्रेस ने हरा दिया। बीआरएस को लगता है कि बीजेपी की उभार की वजह से ही उसकी नैया डूबी। तो क्या इस बार कांग्रेस से निपटने के लिए बीजेपी और बीआरएस हाथ मिला सकते हैं? दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बीजेपी को 2019 में एक भी सीट हासिल नहीं हुई। इस बार उसके सामने खाता खोलने की चुनौती है। केरल में भी 2019 में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली। यहाँ उसे अब धार्मिक आस्था और आरएसएस से ही उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में भी 2019 में बीजेपी का खाता नहीं खुला। अब जगन रेड्डी की नाकामी और पीएम मोदी की कामयाबी से उसे उम्मीद है। लक्षद्वीप में 2019 में बीजेपी असफल रही। पीएम मोदी इस बार के लिए दांव खेल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी उम्मीदों के किसी भी दरवाजे को बगैर खटखटाए आगे नहीं बढ़ते और इसलिए जिस वाराणसी से वो सांसद हैं उसका तमिलनाडु कनेक्शन भी निकाल लिया। तमिल संगम इसकी बानगी है। अदिति नागर हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गई है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, अगर पूरे दक्षिण के समीकरण को समझने की कोशिश करें तो बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए कि वो कम से कम 50 सीट तो हासिल करे, क्योंकि 400 प्लस का जो टारगेट रखा है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है साउथ को साधना। हम अक्सर राजनीति और चुनाव के दौरान राजनीति और रणनीति की बात करते हैं। चुनाव सिर पर है और हम ये बात कहते हैं कि 400 का टारगेट तब पूरा होगा जब दक्षिण में द्वार खुलेंगे और नॉर्थ में तो बहुत अच्छा है, दक्षिण में करना है। लेकिन इसके पीछे की एक बहुत बड़ी राजनीति है जो शायद हम समझ ही नहीं रहे। इशू ये है शिखा कि ये बात तो साफ है जो नज़र आ रही है कि अगर 370 या 400 पार का टारगेट पाना है तो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों के साथ साथ 130 सीटों वाले पूरे 5 दक्षिण के राज्यों में फतेह या बेहतर करना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल इतना ही नहीं देख रहे, 100 मीटर 200 मीटर तक नहीं देख रहे। दक्षिण भारत की खासियत आपको बता देते हैं। पहले तो दक्षिण भारत ज़्यादा विकसित राज्यों में माना जाता है, यानी कि जब हम फिनेंस की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले तो दक्षिण की इंपॉर्टेंस बताऊं। 1977 में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ी तो वो नॉर्थ में साफ हो गई, लेकिन साउथ में अच्छे नंबर आए। 60 साल कांग्रेस ने इसलिए राज किया क्योंकि एक बार नॉर्थ एक बार साउथ। अब नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं? पहला, नरेंद्र मोदी ऑल इंडिया नेता के रूप में यानी अखिल भारतीय नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। हमेशा एक बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ की पार्टी, उत्तर की पार्टी, उत्तर की पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार वो किया है जो भूतो न भविष्यति पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस कार्यकाल में अखिल भारतीय नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। वो तब होगा जब नॉर्थ में के बाद अब साउथ में फतेह किला करेंगे। तो ये परसेप्शन और इमेज की लड़ाई, यानी अखिल भारतीय नेता। दूसरा,
अब आप ये समझिए कि लंबे समय से साउथ मतलब कांग्रेस कही जाता है, एक परसेप्शन। अगर कांग्रेस मुक्त भारत की बात करनी है तो साउथ में, केरला में, तेलंगाना में, जिसमें हालिया में चुनाव, 2 राज्यों के चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर नरेंद्र मोदी को यह दिखाना है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में प्रभाव है, ना सिर्फ नॉर्थ में। तो पूरे देश में प्रभाव के लिए आपको साउथ में अच्छा प्रभाव लाना पड़ेगा। अब यानी कि उनका जो एक्सेप्टेंस है वो साउथ में भी है भारतीय जनता पार्टी का, तभी तो भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वोच्च पे होगी। फिर हम बात करते हैं कि 400 का टारगेट। देखिए, हम सैचुरेशन पॉइंट पर हैं नॉर्थ में। राजस्थान से अगर 1 सीट जाती है, उत्तर प्रदेश में बढ़ती है, छत्तीसगढ़ में आती है जाती है, 100 में से 100 हर बार नहीं आते, कई बार 99 आते हैं। तो उसको भरपाई करने के लिए नॉर्थ ईस्ट और साउथ है। तो एक ये वजह है, और तीसरी सबसे बड़ी वजह है अर्थव्यवस्था। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट, आईटी का मार्केट, ये साउथ है। अभी भी 45% आईटी इलेक्ट्रॉनिक ये साउथ से आयात होता है, और साउथ में विदेशों से आयात होता है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात करते हैं, 247 के विजन की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री ये बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो उसमें साउथ का बेहद ज्यादा दखल की जरूरत है। साउथ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन होगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होंगी, तब आप देखिएगा कि किस तरीके की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नरेंद्र मोदी शिखा हमेशा ये कहते हैं, अभी हालिया में उन्होंने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, कैबिनेट की बैठक में ये कहा है कि ये चुनाव एक पड़ाव है। अब वो पार्षद के चुनाव को भी दमखम से लड़ते हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव में हर स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। एक और फैक्टर जो बीजेपी का नजर आया है, अगर साउथ की तरफ हम उसका जिक्र कर रहे हैं, तो अन्नामलाई को बहुत फ्रंट फुट पर लेकर के बीजेपी आ रही है, और कहा यह जा रहा है कि अन्नामलाई के फैक्टर को इस समय खास तौर पर चुनाव के समय में जैसे भुनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में अन्नामलाई का प्रोजेक्शन बहुत डिफरेंटली बीजेपी कर दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र पार्टी है, कांग्रेस को खत्म करना चाहती है, और वो ये बेसिक में मानती है कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन फिर भी जहां जहां जरूरत पड़ रही है, देखिए, जेडीएस से अलायंस, कर्नाटक में चुनाव हारी, जेडीएस से अलायंस किया। अब बात करते हैं अन्नामलाई की। अन्नामलाई एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनको 2 साल पहले लाया गया। 2 साल में उन्होंने करप्शन के खिलाफ पद यात्राएं निकाली। अन्नामलाई का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और ये अन्नामलाई है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी की बात नहीं मानती। जब उनको तमिलनाडु में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है तो उनको अलायंस करना है। एआईडीएमके से अलायंस टूट गया। अगर एआईडीएमके के साथ रहते तो उनकी सीटें ज्यादा आती, फिर भी नहीं कर रहे, क्योंकि अन्नामलाई ये कहते हैं कि अगर हमें दूरगामी तरीके से तमिलनाडु में काम करना है तो हमें अलायंस में नहीं, अकेले काम करना है। हमारा संगठन तब बढ़ेगा। आप देखिए, अन्नामलाई ने पूरे तमिलनाडु में पदयात्राएं करी 200 दिन तक, और अन्नामलाई के आने के बाद से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को लोग जानने लगे, समझने लगे। प्रधानमंत्री मोदी मदुराई, रामेश्वरम तमाम जगह जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का स्टेक अन्नामलाई पे बहुत ज़्यादा है। एआईडीएमके, डीएमके, अन्नामलाई, सनातन, और अगर हम तमिलनाडु की राजनीति को समझें तो कहीं ना कहीं एंटी सनातन और इस तरह की एंटी हिंदी और इस तरह की राजनीति रही है। अन्नामलाई ने ही कन्विंस किया है कि अगर हम अलायंस में नहीं रहेंगे तो हमारे लिए, क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव भी जल्दी है, साल भर में चुनाव भी होने वाला है। ऐसी स्थिति में अन्नामलाई पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भारतीय जनता पार्टी का है। वो आईपीएस अफसर हैं, उनको सेवानिवृत्ति का पहले कराकर उनको बुलाया गया। 2 साल से वो पदयात्राएं कर रहे हैं, और इस बार उन्होंने ये दावा किया है, हालांकि वो एग्रेसिव हैं, वो मीडिया पे भड़क जाते हैं, बहुत ही प्रॉम्प्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा फायर ब्रांड लोकल रीजनल नेता चाहिए था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत फोकस है तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में जीरो है। तमिलनाडु का और भी तमाम तरीके का इम्पैक्ट है। तमिलनाडु के लोग लिटरेट हैं, वो पूरी हिस्ट्री समझते हैं, जानते हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषा को प्रमोट करती है, तमाम तरीके की बातें, इसलिए वो भाजपा के साथ नहीं जुड़ते। लेकिन अगर कोई जुड़ने का कारण है तो 2 है। पहला, प्रधानमंत्री मोदी का
लगातार वहाँ की संस्कृति में जाकर, वहाँ के मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करना, और दूसरा अन्ना मलाई के साथ जो लोगों का कनेक्ट है और वो फिर प्रधानमंत्री की योजनाओं को जब लेके जाएंगे तो इसका एक बड़ा इंपैक्ट होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कहाँ पर अलायंस करना है, कहाँ नहीं करना। और आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ अलायंस करके आज पीडीपी की स्थिति पता है। वहां पर संगठन खड़ा करना था, वहां के लोगों तक पहुंचना था, सरकार में जाके योजनाओं को जमीन पर रखना था। और फिर आप देखिए कि अब चुनाव होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में और भारतीय जनता पार्टी काफी आश्वस्त नजर आ रही है। वैसे ही तमिलनाडु में भेदना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात है, और ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है, ये 2026 में होने वाले तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शंस और फिर आगे आगामी जो तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए साउथ का मिश्रण सरकार में, सत्ता में होना बहुत जरूरी है। वहां का डेवलपमेंट होगा तो पूरे देश का डेवलपमेंट होगा, और ऐसे ही भारत तीसरी अर्थव्यवस्था पर पहुंच पाएगा। बिल्कुल, आप बहुत ही सही एनालिसिस है अदिति, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ को साथ करके इकोनॉमिकली हम रिच नहीं हो सकते हैं, और प्रधानमंत्री का फोकस पूरी तरीके से इस पर है। अदिति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम एनालिसिस के लिए।